अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। जब रूस ने 2022 में यूक्रेन पर अटैक किया तो वेस्टर्न मीडिया का ख्याल था कि वो जो रशिया पर इकोनॉमिक सैक्शंस लगा रहे हैं वो इसे बहुत जल्द घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। CNN, BBC और दूसरे न्यूज़ चैनल्स की ये हेडलाइंस थी कि रूस की इकॉनमी चंद दिनों में बर्बाद हो जाएगी और प्यूटन के पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होगा। लेकिन आज 3 साल गुजरने के बावजूद रशिया ना सिर्फ अपनी जगह डटा हुआ है बल्कि इसकी इकॉनमी पहले से भी ज्यादा मजबूत है। 2023 में रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.6% थी और 2024 में यह ग्रोथ 4.1% तक पहुंच गई। और इतनी सेक्शंस के बावजूद रशिया ने 2024 में अपना ऑयल और गैस बेचकर 220 अरब डॉलर से भी ज्यादा कमाया है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि यूक्रेन और पूरे वेस्ट के खिलाफ 3 साल तक अकेले लड़ने के बावजूद रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसने तो यूक्रेन की ईस्टर्न और सदर्न साइड पर भी कब्जा कर लिया है। बड़े बड़े दावे करने वाले नेटो लीडर्स आज सर जोड़कर बैठे हैं कि इनकी कंबाइंड इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के बावजूद वो रशिया को क्यों नहीं रोक पाए और कैसे रशिया ने अकेले पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को शिकस्त दी है। देखिए आखिर ये सब हुआ कैसे। कितनी पाबंदियों के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। आज की वीडियो में हम रशिया की इन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने दुनिया के पावरफुल तरीन मुल्कों को भी चकरा कर रख दिया है और यही स्ट्रेटजीज शायद रशिया को दोबारा वर्ल्ड सुपर पावर भी बनाने वाली है। आज रशिया जहां खड़ा है इसको समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा। रूस पर सैक्शंस कोई नई बात नहीं है। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया था तब से वेस्टर्न कंट्रीज रूस पर सैक्शंस लगा रहे हैं ताकि इसकी इकोनॉमी को डैमेज करके इसे दुनिया में अकेला कर सके। शुरू में तो इन सैक्शंस ने रशियन इकोनॉमी को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाया और रूबल की वैल्यू भी गिर गई, लेकिन फिर फरवरी 2022 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। इस अटैक के जवाब में वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर मदर ऑफ ऑल सैक्शंस लगा दी। अमेरिका, यूरोप, यूके, कनाडा और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन बैंक्स को ब्लॉक कर दिया और रशिया के यूरोप में पड़े 300 बिलियन डॉलर्स भी फ्रीज कर दिए गए। फिर इससे भी एक कदम आगे जाकर वेस्ट में रशिया के एनर्जी सेक्टर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अमेरिका ने रशियन ऑयल, गैस और कोल की इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और इसी को देखते हुए यूरोप ने भी रशिया से ऑयल और गैस की इंपोर्ट कम करना शुरू कर दी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप की 40% एनर्जी सप्लाई रशिया से आ रही थी, तो शुरू में तो इन सैक्शंस का रशिया पर अच्छा खासा असर पड़ा। ऑयल की प्राइस $130 पर बैरल से भी ऊपर चली गई। रशियन रूबल कोलैप्स कर गया और रशिया में हर तरफ पैनिक फैल गई। सब एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट करने लगे कि अब बस रशिया कोलैप्स करने वाला है। यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि रशिया ये सेक्शंस नहीं सह पाएगा, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ इसने सबको हैरान कर दिया। रूस कमजोर होने की बजाय बहुत तेजी से अडॉप्ट करने लगा। इसकी इकोनॉमी नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगी और यहीं पर सबके दिमाग में ये सवाल आने लगा कि आखिर रशिया ने इतनी जल्दी अपनी इकोनॉमी को उठाया कैसे है। तो चलिए एक एक करके इन सब स्ट्रेटजीज को समझते हैं। रशिया की इकोनॉमी सक्सेस में सबसे बड़ा फैक्टर्स था एनर्जी एक्सपोर्ट्स। रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। जब यूरोप और अमेरिका ने रशियन ऑयल को बैन किया तो रशिया ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई। इसने यूरोप से हटकर एशियन मार्केट स्पेशली चाइना और इंडिया को ऑयल और गैस सप्लाई करना शुरू कर दिया। इन कंट्रीज को बड़े बड़े डिस्काउंट्स और डील्स दी गई। इसी का नतीजा ये हुआ कि 2024 में चाइना और रशिया का ट्रेड 240 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इंडिया जो पहले रशिया से बहुत कम ऑयल इंपोर्ट करता था, 2022 में इंडिया की रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स 0 थी, लेकिन 2024 में वो 1.8 बिलियन बैरल्स पर डे पर पहुंच चुकी थी। इस दौरान रशिया ने एक और बहुत जबरदस्त तकनीक भी यूज की और वो था शैडो फ्लैट बनाना। ये एक ऐसा खुफिया समंदर बेड़ा था जिसमें 400 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स थे और ये वेस्टर्न सेक्शंस की पकड़ से बाहर थे।
اصل میں شیڈو فلیٹ ایک خفیہ شپنگ نیٹ ورک ہوتا ہے جس میں زیادہ تر آئل ٹینکرز ہوتے ہیں۔ یہ آئل ٹینکرز عام شپنگ کمپنیز کی بجائے ایسی گمنام یا چھوٹی کمپنیوں کے ذریعے چلائے جاتے ہیں جن پر ویسٹرن لاز یا سینکشنز اپلائی نہیں ہوتے، اور اس طرح کمپنی کے اصل مالک کی انفارمیشن چھپانا آسان ہوتا ہے۔ اب کیونکہ یہ آئل ٹینکرز فیک اونرز کے نام پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان ٹینکرز کے پیچھے کون سا ملک ہے اسے ٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ جب یہ آئل ٹینکرز رشین پورٹ سے نکلتے ہیں تو بار بار اپنا روٹ بدلتے ہیں، پھر کسی ایک فکس پوائنٹ پر آ کر یہ تیل دوسرے ٹینکرز میں شفٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ٹینکر یہ تیل لے کر دنیا کے ڈیفرنٹ حصوں میں جاتے ہیں۔ انہی شیڈو فیڈز کے ذریعے رشیا بہت بڑی مقدار میں اپنا تیل چائنا، انڈیا، ترکی اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز تک پہنچا رہا ہے۔ اسی اسٹریٹجی کی وجہ سے ویسٹرن سیکشنز کا رشیا کے انرجی سیکٹر پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا، بلکہ اس نے تو 2024 میں ان انرجی ایکسپورٹس $200 بلین بھی کمائے۔ اسی طرح یوکرین وار میں رشیا نے اپنی پوری اکانومی کو جنگی حالات کے مطابق ڈھال لیا۔ اس کانسپٹ کو وار اکانومی کہا جاتا ہے۔ وار اکانومی اس وقت بنتی ہے جب کوئی ملک جنگ کے دوران اپنی ملٹری پروڈکشن اور انفراسٹرکچر پروڈکٹس کو بہت تیزی سے بڑھا دیتا ہے تاکہ جنگ کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یوکرین پر اٹیک کرنے کے بعد رشیا نے اپنا ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ بڑھا دیا۔ 2024 تک رشیا کا ڈیفنس بجٹ $132 بلین تک پہنچ چکا تھا۔ ہتھیار بنانے والی فیکٹریاں بننے لگی، لوگوں کو روزگار ملنے لگا، اسٹیل، الیکٹرانکس، ٹرانسپورٹ اور ٹیکنالوجی سے جڑی انڈسٹریز میں بھی بوسٹ آنے لگا، کیونکہ ہتھیار بنانے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے لگا کہ جو چیزیں رشیا پہلے باہر سے امپورٹ کرتا تھا وہ اب اس کی فیکٹریز خود بنا رہی تھی۔ اس کا سب سے زیادہ اثر بے روزگاری پر پڑا۔ نئی فیکٹریاں بننے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں ملی، اور 2024 میں ان امپلائمنٹ ریٹ رشیا کی ہسٹری کے ریکارڈ لیول پر آ چکا تھا۔ وار اکانومی کی وجہ سے روس میں لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا۔ اسی دوران رشین گورنمنٹ نے کئی بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس بھی شروع کر دیے، جیسا کہ نئی روڈز بنائی گئی، ریلوے لائنز بچھائی گئی، نئے ایئرپورٹس اور نئے فوجی اڈے بھی بنائے گئے۔ اس پروجیکٹس کی وجہ سے لوکل انڈسٹریز کو بہت زیادہ بوسٹ ملا، اور ادھر بھی بہت امپلائمنٹس اپرچونٹیز کریٹ ہونے لگیں۔ لیکن یہاں پر صرف ایک گرے ایریا تھا جسے ہم ویڈیو کے پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے۔ جی تو ویوز، یہ تھا اس ویڈیو کا پارٹ 1، اور پارٹ 2 کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔